यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई आज से नई शुरुआत क्रैश कोर्स की, है ना, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। और एक चीज और बता दूं कि किसी भी बच्चे ने अगर अब तक पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस एक महीने के क्रैश कोर्स में मैं इस लायक उसको जरूर बना दूंगा कि एटलीस्ट वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बस ध्यान ये रखना है कि जो चीजें हम बताते रहें उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और जो चीजें हम पढ़ाएं उसको सेम डे रिवीजन करके अच्छे से लिख लेना है। क्लियर? 100% इस लायक बना देंगे कि सिर्फ एक महीने की क्लास से। बहुत सारे बच्चे हैं भाई कि सर जी हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। क्लियर? तो भाई कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बदलने वाला है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। वो क्वेश्चन देखो, सभी सब्जेक्ट के यूनिट से, है ना, हर यूनिट से जो क्वेश्चन एग्जाम में या तो सबसे ज्यादा बार आए हैं या इस बार आने की संभावना सबसे ज्यादा है ना, क्वेश्चन आंसर के टर्म में करेंगे। तुमको कुछ भी काटना छाटना नहीं है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर रहेगा, जिससे तुम्हारा चीजें समझनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक, चलो स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। तो चलो भाई, बेस्ट फॉर फार्मेसी, राइट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कहां से आता है? सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर में क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द डिटेल सोर्स ऑफ एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, है ना। पहली यूनिट से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, पहली यूनिट से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक सोर्स ऑफ एरर या टाइप्स ऑफ एरर बनता है, दूसरा क्वेश्चन इम्प्योरिटीज फ्रॉम फार्माकोपियल सब्सटेंस बनता है, और तीसरा क्वेश्चन लिमिट टेस्ट का बनता है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पहली यूनिट से। पहली यूनिट से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, चौथा नहीं बनेगा। तो तीनों के हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर हम दूसरी यूनिट पे चलेंगे, फिर तीसरी पे चलेंगे, इसी तरीके से। क्लियर है? ठीक है, सभी सब्जेक्ट का हम इसी तरीके से देखेंगे और एग्जाम के पहले तक हम हर चीज कवर कर देंगे। ठीक है, तो हिंदी में इसी को बोलते हैं औषधीय विश्लेषण में त्रुटियों के स्रोतों को विस्तार से समझें। एरर क्या होता है भाई? एरर कैसे पता चलेगा कि ये एरर है? एरर तब पता चलती है जब आपको सही चीज पता हो। भाई हमको मालूम है कि ये एकदम सही पॉइंट है, ठीक, और आप यहां पे घूम रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये क्या है? एरर है। आप सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हो। हमको मालूम है कि 100% नंबर लाने हैं। कितने? 100% लाने हैं। ला कितने रहे हो? 60%। तो एरर कितने का है? 40% का। मान लिया 1 किलो आलू, है ना, सिंपल और सिंपल चलते हैं। 1 किलो आलू हमने वजन करी, कितना? 1 kg, लेकिन एक्चुअल में जो बैलेंस है उसमें 100 ग्राम कम दिखा रहा है। उसमें क्या है? उसमें 100 ग्राम, यानी हमने जो 1 किलो एक तराजू में तौली, उसको जब हमने वापस से चेक किया तो वो कितना निकला? 900 ग्राम। बात को समझो, तुम भाई आलू लेने गए मार्केट, ठीक, बहुत बढ़िया भाई शिवम कुमार, तब तो पार्टी है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शिवम कुमार के थर्ड सेशनल में सुटिक्स कोगनोसी में 38 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 40, यानी कि इनके इंटरनल जो मार्क्स जाएंगे इन सब्जेक्ट में 19 जाएंगे, 19, और है ना, क्योंकि राउंड ऑफ करके 20 में जाते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 19 नंबर। लिटरली बता दूं, सेशनल के ये मैक्सिमम होते हैं, कभी भी किसी के 20 में 20 नहीं जाते, है ना, 20 में 20 नहीं जाते। इवन टीचर ने बेटा अगर तुमको 19 दिया है तो ये मान के चलो कि तुम्हारी कॉपी 100% परफेक्ट रही होगी। इसलिए क्योंकि जब यूपीबीटी का बाकायदे क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कॉलेज, कोई भी कॉलेज अगर 19 या 20 नंबर अपने किसी भी बच्चे को देता है
19 या 20, इसीलिए 18 ही दिए जाते हैं, 19 एक्सेप्शनल केस होता है। 19 या 20 नंबर अगर दिए गए किसी बच्चे को तो बोर्ड उस बच्चे की कॉपी मंगवा सकता है, मंगवा के आपसे पूछ सकता है कि इस बच्चे को इतने ज्यादा नंबर क्यों मिले। तो शिवम, अगर ये नंबर तुम्हारे हैं, इट मींस वेरी वेरी गुड, और क्लैप फॉर शिवम, बहुत बढ़िया, क्लियर। और यही मेंटेन रखो बेटा, टॉपर्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम देखना चाहूंगा मैं, और अगर यही स्थिति रही तो जरूर रहेगा, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्लियर है। तो भाई सिंपल सी बात है कि तुम मान लिया मार्केट गए, मार्केट में तुमने क्या किया कि मार्केट में तुमने आलू ली, है ना, बैलेंस पे वजन कराया, यहां पर 1 kg दिखाया, ठीक, तुमको डाउट हुआ कि हमको लग रहा है कम है, तुम्हारे पास घर पे भी बैलेंस है, वजन करवाते हो, घर पे कितना निकला, वो 900 ग्राम निकला। तो डिफरेंस कितने का है, एरर कितने का है, एरर है तुम्हारा 100 ग्राम का। बात समझे, एरर किसका है, 100 ग्राम का। अगर कहने का मतलब एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना अंतर आ रहा है, वही एरर है। मापित मान माइनस वास्तविक मान, यानी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वही एरर है। एक्चुअल वैल्यू और मेजर किया हमने तो कितना आया, 900 ग्राम, तो बीच का जो डिफरेंस है वही एरर है। अब सोर्स कैसे हो सकता है, कई बार इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम किसकी बात करें, हम दवा बनाने की, मान लिया आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गए तुम, है ना, मान लिया डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बाद तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में कैंपस आया, बढ़िया भाई, 22-23 हजार रुपए का तुमको हर महीने मिलने स्टार्ट हो गए, है ना, स्टार्टिंग से, ठीक। तो क्या करोगे जाके वहां, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, दवा बनानी है, दवा बनाने के लिए क्या चाहिए, टैबलेट, भाई जो मटेरियल है उसको वजन करोगे सबसे पहले। भाई कोई भी दवा कैसे बनेगी, दवा बनती है, सिंपल सी बात समझो ना, दवा बनती है भाई, रॉ मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल को वजन करोगे, रॉ मटेरियल की मिक्सिंग करोगे, इट मींस ग्रेन्युलेशन करोगे, है ना, ग्रेन्युलेशन के बाद कंप्रेशन करोगे, ये सब पढ़ा चुका हूं, है ना, कंप्रेशन के बाद कोटिंग करोगे, कोटिंग के बाद उसी की पैकेजिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, उसी की पैकेजिंग हो जाती है ना, यही रूट तो फॉलो होता है। अब सपोज करो कि रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल में एक चीज तो होती नहीं है, रॉ मटेरियल में क्या क्या होगा, तुम्हारा एपीआई रहेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवा का जो मेन कंपोनेंट होता है, और क्या रहता है, एक्सीपिएंट रहता है, क्या रहता है, एक्सीपिएंट रहता है ना, यानी जो इस दवा को दवा बनाने में मदद करे, जिसमें डाइल्यूएंट भी होगा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होगा, लुब्रिकेटेंट भी होगा, डिसॉल्विंग एजेंट भी होगा, है ना, बाइंडर्स भी होंगे, सारी चीज वो किसमें आती है, एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट की कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, यानी एक्सीपिएंट में कोई भी लक्षण नहीं है, ये इनर्ट मटेरियल है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो भी गुण हैं वो किसमें है, एपीआई में है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात भाई, तुम गए कहां पे, दवाई की कंपनी में, तुम्हें कहा गया भाई एक काम करो, एपीआई वजन कर दो और 8-10 तुम्हारे एक्सीपिएंट है, वो वजन करके ले आओ। वजन करने तुम गए बैलेंस पे, तो बैलेंस पे जो था वो एरर था, बैलेंस में एरर रहेगा, यानी बैलेंस में त्रुटि है, उसको ठीक करने के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है ना, कैलिब्रेशन मान लिया नहीं किया गया, गलत बैलेंस पे तुमने वजन कर दिया, बाद में पता चला कि जो भी चीजें तुमने ली है सब 10-10 ग्राम ज्यादा है, कितनी, 10-10 ग्राम। अब कहोगे सर जी 10 ग्राम, बेटा दवाइयों के केस में तुमने देखा होगा कि जो सेडेटिव होती हैं 0.25 mg, है ना, यानी 0.25 mg दवाई नींद ले आती है, अगर उसी को कहीं 1 ग्राम दे दो तो आदमी दोपहरिया तक उठबे नहीं करेगा, और ज्यादा डोज दे दोगे तो कबो नहीं उठेगा, तो यहाँ तो 10 ग्राम हो गया, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है दवा के मामले में, दवा पोटेंट होती है ना, तो 10 ग्राम का डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं एरर, वही होती है एरर, त्रुटि। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, यंत्र जन्य त्रुटि को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। अगर इंस्ट्रूमेंट यानी बैलेंस आपका सही नहीं है, तो दोषपूर्ण उपकरण के कारण त्रुटि हो जाना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, बैलेंस, जिस बैलेंस पे, जिस मशीन पे तुमने तौला है,
जिस मशीन में काम किया है उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, या उसकी वजह से, भाई जाहिर सी बात, एपीआई वगैरह करोड़ों के होते हैं बेटा एक एक उसमें, है ना। तो अगर कहीं नुकसान होगा तो नौकरी थोड़ी रहने पाएगी, इसीलिए डेली बैलेंस का वेरिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल एरर यानी अवलोकन त्रुटि। अब इसमें क्या है, कॉज्ड बाय इम्प्रूव, जैसे सपोज करो कोई काम तुम कर रहे हो, कहीं पर भी दवा बनाते हो तो लास्ट में उसमें होता है कैलकुलेशन, हर स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन में क्या होगा, मान लिया 1 kg हमने पाउडर लिया, हमने पाउडर लिया 1 किलो। अब 1 किलो पाउडर में मान लिया 10,000 टैबलेट बननी है ना, 10,000 टैबलेट बननी है, बनी कि, लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया तो बनी कितनी, 9,000, यानी 1,000 टैबलेट कहां चली गई। तो इस कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा कि भाई 1,000 टैबलेट हमारी रिजेक्शन में चली गई हैं, कहां, कहीं रिजेक्शन में, और इसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि इतना ज्यादा रिजेक्शन क्यों हुआ। तो ये क्या है, अगर गड़बड़ी हो गई, गलत रीडिंग लेने, गलत रीडिंग रिकॉर्ड कर ली गई तो क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। या जो रीडिंग दिख रही है पीएलसी पे, वहां पर स्क्रीन, जहां मशीन में जब जाओगे, है ना, तो में से भाई तुम्हारे तो फर्स्ट ईयर में इंडस्ट्रियल विजिट थी, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में विजिट करने गए होंगे, वहां पे देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर पीएलसी पे जो डेटा रहता है वही डॉक्यूमेंट पे नोट किया जाता है। तो वहां कुछ और दिखाए, तुमने नोट कुछ और कर लिया, मतलब तुम्हारे अवलोकन में त्रुटि रह गई। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, कभी टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया, प्रेशर ज्यादा कम, ह्यूमिडिटी, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्लस ऑपरेशनल त्रुटि हो गई, है ना। अगर तुमने गलती से थोड़ा सा लीनियंट हो गए, अक्सर नाइट शिफ्ट में ऐसी गलतियां खूब होती हैं, नाइट में भाई कुछ कह लो, कितना भी रात जगने की आदत हो, इंडस्ट्री वगैरह में क्या है, एक हफ्ते तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, एक हफ्ते तुम्हारी दिन शिफ्ट है ना, तो डे नाइट के चक्कर में पूरा साइकिल गड़बड़ा जाता है। ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक वाइल यूजिंग द इक्विपमेंट, यानी उपकरण का अगर प्रयोग कर रहे हो तो थोड़ी सी अगर लापरवाही हो गई तो फिर तुम्हारा जो ऑपरेशन है उसमें त्रुटि हो जाएगी, रिजल्ट सही नहीं आएगा, इसको ऑपरेशनल त्रुटि बोलते हैं। क्वेश्चन है ना, सोर्स ऑफ एरर, तो देख लो भाई ये त्रुटियां कहां से आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक। उसके बाद अगला आता है डिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर क्या है, ये ऐसे एरर हैं जो हमारी जानकारी में हैं, ये हमारी जानकारी में है, अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो इस एरर को हम ठीक कर सकते हैं, या हमारी जानकारी में ये एरर है, प्रेडिक्टेबल एरर है, जो हमें मालूम है कि ये काम करोगे तो गड़बड़ी होगी। मतलब बैलेंस अगर कैलिब्रेट नहीं है, तो अगर बैलेंस को मालूम है कि इस बैलेंस में कमी है और फिर भी तुम करो ना हम तो इसी में वजन करेंगे, तो जब उसमें वजन करोगे जाके तो जाहिर सी बात है गलती तो होगी ना। तो जो गलती हमको पता हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, जानबूझकर कह सकते हो, निर्धारित त्रुटि, है ना, सिस्टमिक एरर बोलते हैं इसको, यानी क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एरर। आइडेंटिफिएबल एरर कैन बी करेक्टेड और अवॉइडेड, ये निर्धारित त्रुटियां होती हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है और होने से रोका जा सकता है, इनको सुधारा भी जा सकता है, ऐसी गलतियां जिनको सुधारा जा सकता है ना, इनको जनरली सिस्टमिक एरर बोलते हैं। मतलब ये कंसिस्टेंटली, निरंतर और पुनरावृत्ति होती रहती हैं, अगर ना सुधारी गई, मान लिया बैलेंस में अगर 10 ग्राम की त्रुटि है और नहीं सुधारोगे तो चाहे जय बार वजन करो, लगातार पुनरावृत्ति इसकी होती रहेगी। अब इसमें डिटर्मिनेंट में निर्धारित त्रुटियों के भी प्रकार होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे हमने बताया, है ना, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, गलत यूज कर लिया, ठीक। जैसे वेट अगर कैलिब्रेशन नहीं है, तुमने केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट देखी होगी, है ना, मेजरिंग फ्लास्क देखे होंगे, अगर ब्यूरेट या मेजरिंग फ्लास्क सही नहीं उसमें दिखा रहा है, भाई जो तुम्हारा मेजरिंग फ्लास्क है या ब्यूरेट है, अगर 1 ml की ब्यूरेट लिया है, हाँ वो सॉरी 30 ml की ब्यूरेट तुमने लिया है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए, या पिपेट तुम्हारी सही रीडिंग नहीं दिखा रही, तुमने 1 ml लिया है और 0.8 ml ही अगर उसमें आ रहा है ना, तो फिर आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। पर्सनल एरर भी हो सकती है, मानवीय यानी लापरवाही से, है ना। ह्यूमन मिस्टेक लाइक केयरलेसनेस, यानी
लापरवाही, अनुभव की कमी या अज्ञानता के कारण। जैसे कभी कभी जब जाते हो, नए नए जाओगे तो खूब सारी गलतियां होती हैं। इंडस्ट्री में जब जाओगे शुरू शुरू में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, उन चीजों को ध्यान रखो। पता है ना क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। कई बार बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, अनुभव की कमी भी होती है और अज्ञानता होती है। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, क्लियर? क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। अगला आता है केमिकल एरर, यानी केमिकल, अगर आपने जो केमिकल यूज कर रहे हो वो केमिकल इम्प्योर है या एक्सपायर है तो भी आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, प्रोसीजर चाहे जितना अच्छा फॉलो कर लो। कई बार होता है केमिस्ट्री लैब में कॉलेज वाले पुराने जमाने वाले केमिकल रखे हुए हैं, अब बच्चा जो है प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, पता लगा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बाद में टीचर तो कह देगा ना तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया सही। उसी में पलट के बोलो टीचर से, सर जी एक बार आप करके दिखाओ। क्योंकि जो भी टीचर अगर सही है, जैसे मैं अपनी स्पेशली बात करूं, मैं खुद अगर केमिस्ट्री लैब में जाता हूं, ऑब्वियसली है ना, केमिस्ट्री लैब है, बायोकेमिस्ट्री है, सोटिक्स है, जब जाता हूं तो जितने भी टेस्ट हैं पहले खुद परफॉर्म करके मैं डेमो देता हूं बच्चों को कि बेटा इस तरीके से रिजल्ट आता है, इस तरीके से लिमिट टेस्ट होता है, इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इस तरीके से हम कैटायन एनायन निकालते हैं। अगर हम निकाल के दिखाएंगे और बच्चा देखेगा, हमको फॉलो करेगा, तो रिजल्ट सही लेके आएगा। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो भाई अगर कंटामिनेटेड या अगर केमिकल है वो कैसा है? प्रदूषित है, अभिकर्मक है, कंटामिनेटेड रिएजेंट है या डिकम्पोज्ड केमिकल है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, एरर इन मेथोडोलॉजी, यानी जो प्रोसीजर अपना रहे हो रिजल्ट के लिए, प्रोसीजर के लिए आपका प्रोसीजर गलत है, यानी गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलोगे? एरर इन पद्धति में त्रुटि है ना। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एरर। अब इसमें क्या इनडिटर्मिनेट, हमने 2-4 एरर एक्स्ट्रा लिखा है, खाली इसलिए दी हैं कि हम 10 एरर लिखाएंगे तो कम से कम 8 तो तुमको याद रहेंगी। याद रखना, 100% कोई बच्चा तो कॉपी नहीं कर पाएगा। और ध्यान रहे कि डेली क्लास है, तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, डेली जितना मैं पढ़ा दूं वो एक दिन में याद हो जाना चाहिए। भाई 1 घंटे की क्लास में लेता हूं, है ना, या 45 मिनट की क्लास लिया, 24 घंटे मिलते हैं तुमको, याद नहीं कर पाओगे, उसको याद कर लो, देखो एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म। एक्स्ट्रा पढ़, जितना हम डेली पढ़ाएं डेली खाली उतना पकड़ के रखो तुम। ठीक है, एक होती है इनडिटर्मिनेट एरर, ये क्या होती है? ये एक्सीडेंटल एरर होती है। इनको हम कितनों कोशिश कर ले, कितनों जागरूक हो जाए, ये त्रुटि होनी ही होनी है। जैसे सपोज करो कोई काम चल रहा है, कोई काम के बीच में अचानक से लाइट चली गई, मशीन तुम्हारी बंद हो गई, सपोज। इस केस में एक एग्जाम्पल लेते हैं कोटिंग का, है ना, जो अक्सर देखने को मिलता है। कोटिंग का लिया हमने एग्जाम्पल, ठीक, मान लिया इसमें कोटर है, यहां पर ये घूमता रहता है, ये टैबलेट्स है, ठीक है, यहां पर ये नोजल से क्या करता है? स्प्रे करता रहता है, ठीक, ये स्प्रे इस तरह से करता रहता है, यहां पे टैबलेट्स रहती हैं। अब ये चलेगा, यहां से स्प्रे कंटिन्यूअसली हो रहा है, चलते चलते अचानक से लाइट चली गई, लाइट जब चली गई तो ये बंद हो गया, है ना, क्लियर? यस, है ना। तो चलते चलते क्या है, लाइट चली गई और ये बंद हो गया। जब बंद हो जाता है तो उस केस में ये जो नोजल है, कई बार इसमें थोड़ा बहुत कोटिंग मटेरियल रह जाता है, क्या, जो ड्रॉप बन के गिर जाता है। क्या बनता है? ड्रॉप बन के। तो टैबलेट के ऊपर, तो टैबलेट के ऊपर क्या है, ये इस तरीके से अपना वो दिखाता है रिजल्ट, है ना। टैबलेट के ऊपर एक क्लॉट टाइप का बन जाता है, थक्का टाइप का बन जाता है, जिससे टैबलेट में क्या होता है? डिफेक्ट आ जाता है, टैबलेट डिफेक्टिव हो जाती है। या 2 टैबलेट है, 2 टैबलेट के ऊपर आके गिर गया तो क्या होता है? ट्विन टैबलेट हो जाती है। क्या हो जाता है? ट्विन टैबलेट बोलते हैं ना, दोनों टैबलेट एक दूसरे के साथ चिपक जाती, भाई ये टैबलेट है, ये टैबलेट है, इसके बीच में वो आके थक्का गिर गया। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिन प्रॉब्लम को हम चाह के भी नहीं दूर कर सकते। भाई अचानक से लाइट चली जाएगी, क्या होगा? हर वक्त जनरेटर पे नहीं चला सकते ना, और इन्वर्टर वगैरह पे मशीनें चलती नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी प्रॉब्लम, अनियमित त्रुटियों को आकस्मिक, या कह सकते हो कि ऐसी त्रुटियां कैसी हैं? अप्रत्याशित रूप से होती हैं और एक व्यक्ति द्वारा समान परिस्थितियों में कहे गए छोटे छोटे अंतर के रूप में प्रकट होती है। मतलब इनका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल एरर, है ना, एक्सीडेंटल एरर आ गई, ठीक।
यानी दीज अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, ठीक, जैसा हमने बताया। और हम चाह के भी खड़े होके जगते रहें तब भी इसको हम दूर नहीं कर सकते, ठीक भाई। जैसे एक्सीडेंट है, कोई जानबूझ के थोड़ी कराता है भाई, हो जाता है, इसीलिए इसको हम इनडिटर्मिनेट एरर या एक्सीडेंटल एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी में टर्म आता है एक्यूरेसी, है ना, ये तो तुम्हारे क्या होंगे, टाइप्स ऑफ एरर हो गए। इसी में एक टर्म और एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझा देता हूं। इसी में ये कई बार एक्यूरेसी प्रिसीजन अलग से भी पूछ लेते हैं, है ना, तो इसी में मैं ऐड कर देता हूं ताकि चीजें तुमको समझ में आ जाए। अब देखो एक इसका मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है, दोनों चीजें एक्यूरेसी और प्रिसीजन इसी जगह समझ लो। सपोज करो तुम गए मेला देखने, क्या गए, कहाँ गए, मेला देखने गए, है ना। मेले में बलून वाली बंदूक मिलती है, गुब्बारा फोड़ने वाली, है ना। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत पसंद था, ठीक, 1 रुपया में 5 गोली देता था, है ना, ठक ठक ठक। वो अक्सर क्या होता था, जो इधर चिड़िया होती ना जिसको देख के निशाना लगाते हैं, वो क्या करता था, उस चिड़िया को टेढ़ा कर देता था। क्या करता था, टेढ़ा कर देता था, है ना। अब ठीक, हाँ जस, है ना, तो जो पुराने होंगे उनको याद होगा, वो उस चिड़िया को टेढ़ा कर देता था। तो उससे क्या होगा, जो भी निशाना लगाएगा वो चिड़िया देख के निशाना लगाता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बलून फूटेगा नहीं, है ना, कोई भी बलून नहीं फूटेगा। अब हम लोग क्या है कि हमारे परिवार में कुछ लोग पुलिस में भी थे, कुछ लोग मिलिट्री में भी थे, तो बंदूक के बारे में जानकारी ठीक ठाक है ना। तो पहले से वो लोग बता देते थे बुजुर्ग लोग कि देखना वो चिड़िया को, ये जो है वो लोग चिड़िया कहते थे, इसीलिए मैं चिड़िया कहता हूँ। उसको हम लोग जाके पहले उसको सीधा कर लेते, सीधा कर लेते फिर निशाना लगाते थे। तो अब देखो अगर गन सही है तुम्हारे पास, निशाना तुम्हारा ठीक है, तो यहाँ पे ये बलून है, इस बलून को फोड़ना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा निशाना कहाँ लगेगा, बलून पे लगेगा, इधर लगेगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, मीन्स इस बलून के आसपास ही लगेगा, है ना, इस बलून के आसपास लगेगा, ठीक है। एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया है, चिड़िया टेढ़ी की टेढ़ी कंडीशन में ही हम निशाना लगाएंगे। हमको यहाँ निशाना लगाना है, लेकिन हमारी जितनी भी बुलेट्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पर। अब सोच के देखो, क्या हमारा निशाना खराब है? क्या निशाना खराब है क्योंकि यहाँ की जगह यहाँ रहा है? तो बिल्कुल सही बात, निशाना तो खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशाना खराब होता तो कोई गोली यहाँ जाती, कोई यहाँ जाती, कोई यहाँ जाती, कोई यहाँ जाती, लेकिन एक निश्चित दायरे में सारी गोलियां जा रही हैं, इसका मतलब निशाने में कमी नहीं है, बंदूक में कमी है, ठीक। यहां पर एकदम एक्यूरेट निशाना है, बंदूक भी ठीक, निशाना भी ठीक, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। और इसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन, यानी हमारे टारगेट से दूरी पर लेकिन सभी एक ही जगह पर कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिले हैं। जैसे सपोज करो कोई बैलेंस है, बैलेंस में 50 ग्राम का एरर है, अब तुम 10 कंटेनर तौल डालोगे तो 10 के 10 कंटेनर में 50 ग्राम का ही एरर आने वाला है, तो इसका मतलब तुम में कमी नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। और जो एग्जैक्ट है वो हम एक्यूरेसी, ठीक है। आई होप कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी पहले भी समझ में आई होगी और अब फिर से रिवीजन हो गया होगा, ठीक। यानी शुद्धता, एक्यूरेसी का अर्थ कोई माप या रीडिंग सही हो। विज्ञान में शुद्धता का मतलब मापा गया मान वास्तविक या स्वीकृत मान के कितना पास है, यानी जो एक्चुअल है उसके कितना पास में है ना, सब उसी जगह पे है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक। प्रिसीजन के केस में मेथड ऑफ एक्यूरेसी बता रखा है, प्रिसीजन के केस में अगला क्या है, लगातार एक जैसा माप, चाहे सही हो या गलत। प्रिसीजन क्या है, लगातार रिप्रोड्यूसेबल, ठीक। कौन परेशान मत हो, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बेटा, फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट 1 महीने के अंदर इस लायक खड़ा कर दूंगा तुमको कि किसी की ताकत ना हो कि तुम लोगों की बैक लगा सके, और जिनकी बैक है उनकी क्लियर होगी, ठीक। ओके, इट इज मेजर्ड ऑफ हाउ क्लोज द सीरीज ऑफ मेजरमेंट, यानी हमारा टारगेट ये था लेकिन हमारा निशाना यहाँ पे लग रहा है, लगातार रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर कोई पूछे प्रिसीजन अच्छा है कि एक्यूरेसी अच्छी है, तो जाहिर सी बात क्या अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, क्योंकि प्रिसीजन तो क्या है, रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है लगातार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है,
एक्सप्लेन इन डिटेल द सोर्स एंड इम्प्योरिटी इन द फार्माकोपियल सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फार्माकोपियल पदार्थ में अशुद्धियों के स्रोतों को विस्तार से समझाइए। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले भाई अशुद्धि क्या होती है वो तो समझो है। अगर तुमको मालूम है कि भाई फार्माकोपियल सब्सटेंस में कहां से अशुद्धि आई, सोर्स जानना है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये जानना है तो पहले तो समझो कि अशुद्धि क्या होती है। भाई कोई भी चीज जो अनवांटेड है, जैसे हम ड्रग बना रहे हैं, ड्रग में कभी कभी जिस कंटेनर में ड्रग आती है उस कंटेनर का कोई टुकड़ा टूट के गिर जाए, जिस पॉलीथीन में ड्रग आती है ना, भाई क्या होता है डबल पॉली, भाई जब भी तुम देखो ड्रग का जो रॉ मटेरियल होता है वो दो पॉलीथीन के अंदर केबल टाई से सील्ड और ऊपर से कंटेनर से ढका हुआ आता है। तो क्या क्या केस हो सकता है, या तो कंटेनर का टुकड़ा उसमें गिर सकता है, पॉलीथीन का टुकड़ा गिर सकता है, या जो केबल टाई है जिससे बांध के रखते हैं, जो रस्सी बांधने वाली है, जब काटी जाती तो उसका भी टुकड़ा कई बार गिर सकता है। ये सब क्या है, ये अनवांटेड है, जिनकी जरूरत ड्रग बनाने में हमको नहीं, यानी ड्रग के अलावा ड्रग बनाने में जिनकी जरूरत नहीं है वो सारी चीजें अशुद्ध होंगी, चाहे वो भले ही काम की हो। सिंपल सी बात, कोई भी ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल तुमको डॉक्टर ने 500 mg बताया, अगर 650 mg खा लेते हो तो जो ऊपर की 150 mg है वो तुम्हारे लिए इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि वो ओवरडोज हो जाएगी, वो ओवरडोज। तो ड्रग याद रहे, ड्रग तब तक है जब तक लिमिट में है, और जहां लिमिट यानी डोज से ऊपर हो गई तो वो ड्रग नहीं, वो जहर बन जाएगी। समझ गए? तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, मींस प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल अदर देन द एक्टिव ड्रग। एक्टिव ड्रग के अलावा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स मिलता है, अतिरिक्त है, अवांछनीय है, बाहरी कण है, वो सब इम्प्योरिटी में कहलाएगा। अब इम्प्योरिटी पता चल गई तो अब भाई समझ लो कहां से होता है। एक रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल लिया उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। रॉ मटेरियल यूजुअली प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। तो कई बार जब रिएक्शन होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें रॉ मटेरियल उसी तरीके से, भाई जैसे सपोज करो कोई तुमने रिएक्शन करी, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है ना, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन करी। अब प्रेसिपिटेशन की जब रिएक्शन करी है ना, तो उसमें जब फाइनल प्रेसिपिटेट आया तो तुम फाइनल प्रेसिपिटेट को क्या करते हो, एक बार पानी से धोते हो और एक बार अल्कोहल से धोते हो। क्यों धोते हैं? पानी से धोते हैं क्योंकि जो फाइनल प्रेसिपिटेट है उसमें पानी में घुलनशील कोई अशुद्धि हो तो वो निकल जाए। अल्कोहल से इसलिए धोते हैं कि अल्कोहल में घुलनशील कोई अशुद्धि हो तो वो निकल जाए, राइट, इसीलिए तो करते हैं। तो हम क्या, तो अगर फाइनली ये सब करने के बाद भी अगर इनिशियल जो रिएजेंट है, तुम्हारा जो रिएक्टेंट है, वो फिर भी फाइनल ड्रग में अगर मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है मैन्युफैक्चरिंग में वो फाइनल प्रोडक्ट में मिला। जैसे रॉक सॉल्ट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, जो रॉक सॉल्ट है उसमें कैल्शियम सल्फेट की कुछ मात्रा का मिलना या मैग्नीशियम क्लोराइड की कुछ मात्रा का मिलना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलके रॉक सॉल्ट बना हुआ है, और रॉक सॉल्ट में अगर ये चीजें मिल रही हैं इसका मतलब ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। ठीक है, रॉक सॉल्ट में देखो क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, प्रिपेयर्ड सोडियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं, तैयार किया गया सोडियम क्लोराइड। तो कच्चा पदार्थ सामान्यतः अंतिम उत्पाद में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो भाई रॉ मटेरियल है ना, वो कायदे से रिएक्ट हो जाना चाहिए, फाइनल में फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में भी अगर ये सब चीजें मिल रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटी बोलेंगे इसको हम, है ना। अगला इम्प्योरिटी कहां से हो सकती है, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए गए अभिकर्मक या रिएजेंट को धोकर पूरी तरह नहीं हटाया गया तो वो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट में मिल सकते हैं। जैसे यहां पर भी देखो, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, अमोनिएटेड मरकरी का प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक, अगर इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या मर्क्यूरी क्लोराइड अगर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है
कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएजेंट तुमने यूज किए हैं, सॉल्युबल रिएजेंट यूज किए, इनकी इंप्योरिटी तुम्हें फाइनल में मिल जा रही है ना। तो रिएजेंट यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कंप्लीटली रिमूव, अगर कंप्लीट रिमूव नहीं हुए इसे तो हम धोते हैं उसको, है ना। अगला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज किया जाता है उसकी वजह से भी इंप्योरिटी हो जाती है। मान लिया ग्रेनुलेशन कर रहे हो, है ना, ग्रेनुलेशन कंप्रेशन कोटिंग पढ़ा है, ग्रेनुलेशन कर रहे हो, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसमें जो तुमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है कई बार वो गड़बड़ हो जाता है। कई बार जो जिस वेसल में काम कर रहे हो, है ना, जैसे ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग मशीन में, ड्रायर में ड्राई कर रहे हो तो ड्रायर सही नहीं है। मीन्स फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैविक संश्लेषण यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इज कंप्लीटेड थ्रू ऑर्गेनिक सिंथेसिस यूजिंग स्टार्टिंग मटेरियल एंड सिंथेटिक और बायोलॉजिकल ओरिजिन में भी कंटेन्स इम्प्योरिटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्योरिटी पूरी तरह से निकली नहीं हो। इम्प्योरिटी क्या, जो भी अनवांटेड चीज है वो इम्प्योर है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही नहीं किया गया इसीलिए इम्प्योरिटी है भाई, तभी तो इम्प्योरिटी ना। नहीं एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो भी प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटी है वो सब निकल जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं निकल रही। जैसे रॉ मटेरियल लिया हमने हर्ब्स लिया, फार्माकोग्नोसिस मान लिया, किसी प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट निकालना है, अब उस एक्सट्रैक्ट के साथ 2-3 मटेरियल और निकल आ रहे हैं, तो वो जो 2-3 मटेरियल हैं वो क्या है, वो इम्प्योर है। इसका मतलब जो तुम्हारा प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑथेंटिकेट नहीं है, इस प्रोसेस से सही चीज नहीं मिल पा रही है, इसके साथ इम्प्योरिटी। ठीक, और क्या तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है स्टार्टिंग मटेरियल। क्या हो सकता है प्रोसेस में, भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें जो तुमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो स्टार्टिंग मटेरियल ठीक नहीं है, स्टार्टिंग मटेरियल में इम्प्योरिटी, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया। रॉ मटेरियल आया उसमें कुछ कंटामिनेशन है, जैसे कंटेनर तुमने खोला, केबल टाई उसमें मिल गई, या पॉलीथीन मिल गई, या डस्ट मिल गई, कुछ भी XYZ है ना जो अनवांटेड है, तो स्टार्टिंग मटेरियल ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटरमीडिएट जब तुम प्रोसेस करते हो, यानी जब इन प्रोसेस होता है तो इन प्रोसेस में भी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। ड्राइंग में ज्यादा ड्राई हो गया या कम ड्राई रह गया, या जिस कंटेनर में तुम प्रोसेस कर रहे हो उस कंटेनर से इंप्योरिटी आ गई, वो कंटेनर पूरी तरीके से धुला नहीं था, या फिर जिस वेसल में तुम ड्राइंग कर रहे हो उसमें पहले दूसरा प्रोडक्ट था उसकी भी क्लीनिंग अच्छी से नहीं हुई थी, तो इंटरमीडिएट स्टेप में भी अशुद्धि आ सकती है। उसके बाद रिएक्शन वेसल की बात किया जाए, यानी वेसल जिसमें तुम प्रोसेस कर रहे हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेड फ्रॉम मेटल लाइक, जैसे कहाँ पे काम किए जाते हैं, ज्यादातर जो वेसल होते हैं काहे के होते हैं, मेटल के, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनलेस स्टील, इन सब चीजों की होती हैं। हो सकता है कि कोई चीज की कोई ड्रग है तुम्हारी जो इनके साथ रिएक्ट कर सकती है, अगर इनके साथ रिएक्ट करेगी तो उसकी इंप्योरिटी आपके प्रोडक्ट में आ जाएगी, है ना। तो ये रीजन हो सकता है। ग्लास वेसल में जैसे देखो यही अमोनिया वाला दिया। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी प्रॉपरली जिस रूम में काम हो रहा है माना उसमें हेपा फिल्टर लगा है, और हेपा फिल्टर, है ना, हेपा फिल्टर लगा है, ठीक, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर बोलते हैं इसको। इसका जो पोर साइज है 0.3 माइक्रोन का होता है हेपा का। अब कई बार केस में क्या होता है, लंबे समय तक अगर हेपा की क्लीनिंग नहीं हुई है तो ये जो पोर हैं ये चोक हो जाते हैं। क्या होते हैं, चोक हो जाते हैं, यानी भर जाते हैं, ठीक, तो जिनकी वजह से गड़बड़ हो जाता है या टूट जाते हैं, तो होल बड़ा हो गया तो इंप्योरिटी आ जाती, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन आपके प्रोडक्ट में मिल गया। डस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सेनिक, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारी चीजें एटमॉस्फेयर में है, उसकी इंप्योरिटी आपके प्रोडक्ट में हो गई। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज हैं। अगर ये इंप्योरिटी आई तो इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या दवा की पोटेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन ड्रग एफिकेसी, दवा की प्रभावकारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर दवा आपकी शुद्ध नहीं है, अगर दवा जो आपने बनाई है अगर वो शुद्ध नहीं है तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, यानी अल्टर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट, उपचारात्मक प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। इंप्योरिटी की वजह से जो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है ना, जो प्रभाविकता है उस वो गड़बड़ा जाएगी, प्रभावित होगा ना अगर इसमें इंप्योरिटी है तो, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग हो सकता है पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो या पूरी तरह से
ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, या लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से ना हो, है ना, या किडनी के थ्रू बॉडी से अच्छे से बाहर ना जा पाए, उसका जो असर है जाहिर सी बात है वो भी कम हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर जो इम्प्योरिटी है उसके साथ तुम्हारे रॉ मटेरियल ने रिएक्शन कर दी तो डेंजरस प्रोडक्ट बन गया, तो फिर जो ह्यूमन है जो भी उस दवा को खाएगा उसको नुकसान हो सकता है। उसकी जो पोटेंसी है यानी उसकी जो ताकत है, उसकी दवा की जो शक्ति है वो शक्ति कम हो जाएगी, है ना। इम्प्योरिटी कैन बी इंटरफेयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जाहिर सी बात उपचारात्मक क्रिया करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, शक्ति घट जाएगी। क्यों? क्योंकि दवा तो तुम उतने ही ग्राम की बना रहे हो ना, लेकिन उसमें कुछ ग्राम इम्प्योरिटी के मिल गए, ठीक है, यानी अशुद्ध दवा बनी तुम्हारी। साथ में सेफ्टी कंसर्न, जैसे हमने कहा कई बार केसेस में क्या होता है कि इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन हो जाती है जिससे ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई, आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है, अगर इन सबकी अशुद्धियां हो गई, ज्यादा मात्रा में हो गई तो ऑर्गन पॉइजनिंग हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं पेशेंट में, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या है इम्प्योरिटी आ गई तो वो क्या होते हैं, अति संवेदनशील लोगों के अंदर एलर्जिक प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो सकता है, मींस पता ही नहीं है ड्रग का यानी जो एपीआई है उसका इम्प्योरिटी के साथ क्या रिएक्शन हो गया। जाहिर सी बात है ना भाई, जो इम्प्योरिटी आई हो सकता है एपीआई के साथ रिएक्शन हो जाए। अनएक्सपेक्टेड ड्रग इंटरेक्शन, अप्रत्याशित दवा की अंतःक्रिया हो सकती है, ठीक, एपीआई आपका इम्प्योर हो गया जिसकी वजह से आपकी ड्रग हो सकता है नुकसानदायक बन जाए। उसका जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो सकता है मेटाबॉलिज्म में भाई जाहिर से जब इम्प्योरिटी है ये तो डिपेंड करता है ना कि वो जो अशुद्धि आई है वो अशुद्धि किस तरीके की है, अशुद्धि के टाइप पे निर्भर करता है कि वो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म भी ड्रग का सही नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रग की जो क्वालिटी है, अशुद्धि के साथ तो क्वालिटी खराब हो गई, यानी जो मानक है मानकों का उल्लंघन हुआ, यानी कंप्लायंस। अगर कल को यूनाइटेड स्टेट में, यूके में अगर आपकी दवा गई तो जब भी दवा जाती है तो कस्टम में ही फार्मासिस्ट आता है, वहां से रैंडम सैंपलिंग करता है सभी डब्बे से। रैंडम सैंपलिंग के दौरान अगर आपकी दवा मानक में सही नहीं है तो आपकी कंपनी के ऊपर जुर्माना लग जाएगा, और वो जुर्माना बहुत महंगा पड़ता है ना। तो यानी कंप्लायंस यानी जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन हुआ, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी हो गई और नॉर्म्स में कहीं इम्प्योरिटी होगी नहीं, यानी नॉन कंप्लायंस हो गया। ड्रग की जो सेल्फ लाइफ है यानी जो लिखा है उसके ऊपर कि 24 महीने तक या 36 महीने तक वैलिड है ये ड्रग, तो जब अशुद्धि आ जाएगी तो ये डिपेंड करता है कि जो अशुद्धि है वो कितनी खतरनाक है, तो सेल्फ लाइफ भी घट जाएगी। क्या होगी? सेल्फ लाइफ भी उसकी घट जाएगी प्रभावकारिता के साथ साथ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इशू आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इशू में भाई ड्रग है, ड्रग का एपीआई आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट के कुछ इन प्रोसेस टेस्ट होते हैं, हार्डनेस चेक की जाती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, फ्राइबिलिटी होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो जो इन प्रोसेस रिजल्ट है ना उन पे फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बराबर सेम रिजल्ट नहीं दे सकता। इक्विपमेंट कंटामिनेशन यानी कुछ इम्प्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की वजह से भी हो जाती हैं, कुछ निर्माण उपकरणों को प्रदूषित, और कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं, जाहिर सी बात है कि जब आपका एपीआई मान लिया अशुद्ध है और उसको किसी कंटेनर में आप यूज कर रहे हो मिक्सिंग के लिए, कोटिंग के लिए, कंप्रेशन के लिए, है ना, तो वो उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग भाई एक प्रोडक्ट तुमने बनाया किसी मशीन पे, उसका तुमको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो पहला प्रोडक्ट जब खत्म होता है तो मशीन की खूब अच्छे से धुलाई होती है, खूब अच्छे से क्लीनिंग होती है अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो, ठीक है। तो अगर भाई प्रोडक्ट तुम्हारा कंटेनर खराब हो गया तो क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी, मान लिया कहीं खुरच गया है ना, कहीं रिएक्शन कर दिया, कहीं जंग लग गई, तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी खराब होगा और इक्विपमेंट भी खराब होगा, यानी जो क्लीनिंग वैलिडेशन है वो सही नहीं रहेगा, है ना। रेगुलेटरी एंड लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, यानी कानूनी प्रभाव, रेगुलेटरी कंप्लायंस, भाई दवा तुम्हारी सही नहीं बन रही है तो
भाई यूनाइटेड स्टेट यूएसए में भेजना है तो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वहां की रेगुलेटरी एजेंसी है, यूरोप में भेजना है तो यूरोप की एजेंसी है ना। तो इनके कठोर दिशा निर्देश होते हैं कि हमको दवा ऐसी ही कंडीशन में चाहिए। अब तुम्हारी ड्रग में अशुद्धि आ गई तो जाहिर सी बात है क्या होगा, नॉन कंप्लायंस यानी नियम का पालन नहीं हो रहा, यानी आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो कानूनी उत्तरदायित्व किसका होगा, अल्टीमेटली कंपनी का होगा, जिस कंपनी में दवा बनी है, जिसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी है, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की साख, कंपनी की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। एक जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी रैनबैक्सी। अब तो बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, सन फार्मा ने उसका टेक ओवर किया है। हम लोग जब पढ़ते थे ना बेटा तो हम लोग की ड्रीम कंपनी थी कि कभी अगर जीवन में मौका मिला तो रैनबैक्सी जैसी कंपनी में, वन ऑफ द टॉप कंपनी थी इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली, और वहां का खाना लोग बताते हैं जैसे 5 स्टार होटल का खाना हो, बहुत बढ़िया खाना है ना। लेकिन बताया ना, यही कुछ लीगलिटीज में प्रॉब्लम हो गई, लोगों की केयरलेसनेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, जिसकी वजह से रिजल्ट सोच के देखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आज नामो निशान खत्म हो गया। दवा का मतलब ही लोग रैनबैक्सी जानते थे, समझे। तो ये स्थिति होती है। तो लीगल पचड़े बहुत खतरनाक होते हैं, नामो निशान खत्म हो जाता है, साख खत्म तो नाम खत्म। अगला पॉइंट आता है शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पे क्वेश्चन आ गया भाई। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट होता है कि देखो इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी तो देखो हर चीज में होती है, लेकिन इम्प्योरिटी अगर लिमिट में है, इम्प्योरिटी अगर लिमिट में है तब तो चल जाएगी, लेकिन इम्प्योरिटी अगर ज्यादा है तो फिर नहीं चलेगा। जैसे दाल में अगर नमक है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नमक, वही नमक जो काम का है, वही नमक अगर थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो नमक तो खैर इम्प्योरिटी नहीं गिना जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज करो दाल में, चावल में कंकड़ एक आधा आ गया है ना, एक आधा आ गया तो आदमी निकाल देता है इधर उधर, लेकिन अगर हर बाइट में कंकड़ आ गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। उसी तरीके से इम्प्योरिटी होती है तुम्हारे प्रोडक्ट में, एपीआई वगैरह तुमने जो भी लिया इम्प्योरिटी होती है, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इतनी तक इम्प्योरिटी चलेगी, इससे ज्यादा हुई तब हम जाके उसको इम्प्योर कहेंगे। जैसे आजकल पेस्टिसाइड का बड़ा इश्यू चल रहा है ना, पेस्टिसाइड सब में मिलाया जाता है जो कि नुकसानदायक है, तो एक लिमिट तय कर दी गई कि इस लिमिट तक पेस्टिसाइड मिलाया गया तो अलाउड है, इससे ऊपर मिला दिया गया तो फिर इम्प्योरिटी कहेंगे उसको। यानी इम्प्योरिटी अगर थोड़ी मात्रा लिमिट में है तो उसको हम इम्प्योरिटी में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी और उसी चीज, उसी इम्प्योरिटी को चेक करना कि ये लिमिट में है कि लिमिट से बाहर है, इसी को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट, है ना। यानी जैसे क्लोराइड लिमिट टेस्ट की बात है, हम किसी भी मटेरियल में चेक करेंगे जो क्लोराइड है वो लिमिट में है कि लिमिट से ज्यादा है। अगर लिमिट में है तो टेस्ट पास है, और लिमिट से ज्यादा है तो टेस्ट फेल है। तो लिमिट कैसे पता चलेगी, तो लिमिट पता चलेगी हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जो फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड दिए हैं उसके हिसाब से बनाएंगे, है ना। तो अगर स्टैंडर्ड के को कंपैरिजन हम करेंगे, स्टैंडर्ड हमारा है उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं और चीजें लिमिट के अंदर होती हैं तो टेस्ट पास होता है, और इम्प्योरिटी हमारे स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा है प्रोडक्ट में तो इसका मतलब टेस्ट फेल है, वो प्रोडक्ट बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट के बारे में, चूंकि लिमिट टेस्ट है तो इसमें यही बचता है। तो लिमिट टेस्ट क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट सल्फेट है, लिमिट टेस्ट आयरन है, लिमिट टेस्ट आर्सेनिक है, विद आर्सेनिक के डायग्राम यानी गैजेट ऑपरेटर्स। यानी कल हम इसको, आज यहीं तक, चूंकि पहला दिन है, अच्छे से देख लो, समझ लो, कहीं कोई डाउट हो तो उसको व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और कल हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे। क्लियर है? आई होप कि जो चीजें पढ़ाई गई होंगी समझ में आएगा। कल कंप्लीट लिमिट टेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसी तैयारी से आना, ठीक। याद रहे डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी क्लास में ही समझ में आएंगी, और सेम डे तैयार कर लेना, ताकि जब मैं दोबारा पढ़ाना शुरू करूं बेटा एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिख डालो जैसे हमने बताया, एग्जैक्टली ऐसे ही, है ना। अंशु वर्मा तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, तुमने तो इसको पहले भी पढ़ रखा है।
यस सीमान चौधरी, ये बिल्कुल ये रट डालो बेटा, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हारे एग्जाम में बताया ना। इस 1 महीने के नोट्स भी जिसने बना लिए उसको अच्छे नंबरों लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलो बाय बाय।